Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 9th of May 2021. तो गाइज आज है तारीख 9 मई 2021 और है संडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे। और गाइज अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आप कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। यह है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन। यहाँ पर जाकर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो और अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हो। अगेन इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। नाउ बढ़ते हैं आगे। यह है हमारा आज का सबसे पहला आर्टिकल। देखो यहाँ पे बात करी गई है पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के बारे में। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है एंड यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक है, दोनों ने मिलकर एक फाइनेंस कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है जिसमें कि पुणे को पैसा प्रोवाइड किया जाएगा। एक तरीके से इंडिया को लोन दिया जाएगा जिससे कि हम लोग पुणे में ये पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को डेवलप करेंगे और वहां पर जो ट्रैफिक वगैरह देखने को मिलता है उसमें काफी हद तक रिलीफ मिलेगा और दूसरी तरफ हम लोग यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को बना पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक साइन द फाइनेंस कॉन्ट्रैक्ट। ये फाइनेंस कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया और यहाँ पर ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये सेकेंड ट्रांच के लिए साइन किया गया है। मतलब कि इस कॉन्ट्रैक्ट का ये सेकेंड पोर्शन पूरा किया जा रहा है। मतलब यहाँ पर सेकेंड पोर्शन में कितना अमाउंट दिया जाएगा, 150 मिलियन यूरो। मतलब कि इसका पहले पोर्शन में हम लोग कुछ अमाउंट ऑलरेडी ले चुके हैं, ये सेकेंड पोर्शन में हम लोग को अमाउंट मिल रहा है। तो 150 मिलियन यूरो तक हम लोग को पैसा प्रोवाइड किया जाएगा ताकि पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट को बनाया जाए। और ये सारी चीजें साइन करी गई हैं वर्चुअल सेरेमनी के थ्रू। मतलब कि ये सब काम हुआ है डिजिटली। ओके, नाउ बढ़ते हैं आगे। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने ये अप्रूव किया कि जो टोटल लोन है 600 मिलियन यूरो का ये दिया जाएगा पुणे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए। लेकिन जिसमें से पहला पोर्शन दे दिया गया था साल 2019 में और पहले पोर्शन में कितना अमाउंट था, 200 मिलियन यूरो का। और उसी के साथ सेकंड पोर्शन में मैंने आपको बताया 150 मिलियन यूरो प्रोवाइड किया जा रहा है। नाउ इस प्रोजेक्ट से होगा क्या, एक एफिशिएंट, सेफ, इकोनॉमिक एंड पोल्यूशन फ्री हम लोगों को मेट्रो सिस्टम देखने को मिलेगा जो कि पुणे के जिस एरिया में है जहां पर पॉपुलेशन काफी ज्यादा है और साथ ही साथ वहां पे ट्रैफिक वगैरह भी ज्यादा देखने को मिलता है। नाउ अब क्या होगा, जब वहां पर मेट्रो रेल स्टार्ट हो जाएगी तो जो ट्रैफिक वगैरह है वो कम होगा, मेट्रो का थोड़ा ज्यादा इस्तेमाल देखने को मिल जाएगा। नाउ जो महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड है ये पूरी तरह से इस प्रोजेक्ट को लागू करेगा, तो इसके बारे में बताया गया है। तो आप नाम याद रख सकते हो, महा मेट्रो जो है इस प्रोजेक्ट को लागू करने वाला है। नाउ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ये हमारा सेकंड आर्टिकल, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। बात करी गई है पुडुचेरी की, तो अभी हम अच्छे से मैप में देखेंगे। लेकिन उससे पहले जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेशन किया, बधाइयां दी किन्हें, एन राघास्वामी को, जो यहाँ पे आप देख पाओगे इनका पिक्चर। क्योंकि ये जो पर्सन है ये पुडुचेरी के सीएम बन चुके हैं और इन्होंने शपथ ली है एज अ पुडुचेरी चीफ मिनिस्टर। तो उसी के अवसर पर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इनको बधाइयां दी हैं। नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें पुडुचेरी की तो आप लोग कहोगे एक ही जगह पर होगा, नहीं। तो पुडुचेरी आपको चार जगह पर देखने को मिलता है, चार अलग अलग एरियाज हैं। जैसे कि यहाँ पर है यनम, नीचे आपको देखने को मिलेगा पुडुचेरी, उसके बाद कराईकल और यहाँ पर माहे। नाउ अब आप बताओ ये जो पोर्शन है ये इन स्टेट्स के क्या क्या नाम है, ठीक है, जो ये राज्य हैं इन जगहों के क्या क्या नाम है आप लोगों को बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में। नाउ इसको जब यहाँ पर ये चार जगह है तो पुडुचेरी क्यों बोला जाता है, क्योंकि पुडुचेरी वाला जो एरिया है वो सबसे बड़ा एरिया है, उस वजह से इसको यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी बोला जाता है। ओके, क्लियर। नाउ पुडुचेरी के बारे में बात करें तो एक यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया है, स्टेट्स वगैरह है नहीं, लेकिन इसमें आपको तब भी लेजिस्लेटिव असेंबली देखने को मिलेगी और यहाँ पर चीफ मिनिस्टर देखने को मिलेगा। और जितनी भी हमारे पास यूनियन टेरिटरीज हैं आज के टाइम पर 8 यूनियन टेरिटरी हैं, उसमें से जो 3 यूनियन टेरिटरीज हैं, और 3 यूनियन टेरिटरीज कौन कौन सी हैं, एक है पुडुचेरी, दूसरा आपको देखने को मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर,
तीसरा आपको देखने को मिलेगा दिल्ली। तो तीनों के अंदर आप लोगों को लेजिस्लेटिव असेंबली देखने को मिलेगी, सीएम देखने को मिलेगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। विधानसभा आपको देखने को मिल जाती है यहाँ पर। नाउ जो पुडुचेरी रिप्रेजेंटेशन असेंबली है, इसको कन्वर्ट करा गया था एक लेजिस्लेटिव असेंबली में। कब? 1 जुलाई 1963 में, मतलब 1 जुलाई 1963 में जो ये रिप्रेजेंटेटिव असेंबली थी उसको लेजिस्लेटिव असेंबली बनाया गया। फिर चीफ मिनिस्टर आए और ये सब चीजें डिस्क्राइब करी गई हैं इन द सेक्शन 54(3) ऑफ द यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963। नाउ जो पुडुचेरी के इलेक्शन है, पुडुचेरी विधानसभा के जो इलेक्शन है वो हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं लगभग 1964 से लगातार होते हुए आ रहे हैं। नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर आता है हमारा आर्टिकल नंबर 3। बात करी गई है विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन के बारे में। तो इस पावर स्टेशन के नाम से कुछ और भी चीजें हैं जो कि आज के टाइम पर हम लोगों को कोविड से लड़ने में मदद कर रही हैं। तो उसी वजह से ये पर्टिकुलर आर्टिकल हम लोगों को न्यूज में देखने को मिल रहा है। तो जो विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन है, इससे रिलेटेड क्या क्या है? सबसे पहले तो आप देख पाओगे भारत के अंदर कोविड के केसेस काफी तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और उसी के साथ आप देख पाओगे जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है एनटीपीसी विंध्याचल, ओके, तो जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में आता है, इन्होंने बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं ताकि कोविड-19 को, कोरोना को फैलने से रोका जाए। जो एनटीपीसी विंध्या हॉस्पिटल है उसको भी इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि कोविड-19 इन्फेक्टेड एम्प्लॉयज जो भी हो उनको ट्रीट किया जा सके, उनको सही किया जा सके। तो इसी वजह से विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन न्यूज के अंदर था। इसी के नाम से आप देख पाओगे बहुत सारी चीजें हैं जो कि कोविड से लड़ने में मदद कर रही हैं। नाउ आपसे डेफिनेटली क्वेश्चन बन सकता है, एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये इस थर्मल पावर स्टेशन के बारे में। तो ये जो विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन है ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये आपको सिंगरौली की डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिलेगा। जो ये सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट है ये मध्य प्रदेश के अंदर है। ये आपको ध्यान रखना है, डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें, ये एक कोल फायर्ड पावर स्टेशन है और इसमें ये बोला जाता है ये एक हमारे भारत का सबसे बड़ा पावर स्टेशन है और उसी के साथ दुनिया का 9th लार्जेस्ट कोल फायर्ड पावर स्टेशन है, जिसकी कैपेसिटी आपको देखने को मिलेगी 4760 मेगावाट्स की। उसके साथ साथ जो ये कोल आता है पावर प्लांट में, ये कहाँ से आता है? ये आता है निगाही माइन से और इसमें हम लोगों को पानी भी चाहिए होता है। पानी कहाँ से आता है? कैनाल ऑफ सिंगरौली सुपर थर्मल पावर स्टेशन से ये वाटर लिया जाता है। नाउ कौन कौन सी बेनिफिशियरी स्टेट्स हैं जिनको फायदा होता है इस प्रोजेक्ट से? वो है मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, छत्तीसगढ़, दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली। ओके, नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर बात करी गई है वैक्सीन डिलीवरी बाय ड्रोन्स। अब ड्रोन्स क्या होते हैं आप लोग देख पा रहे होंगे, इस तरीके से आपको ये ड्रोन्स देखने को मिलेंगे। नाउ आज के टाइम पर इन ड्रोन्स का इस्तेमाल करके हम लोग वैक्सीन को डिलीवर करेंगे। उसी के ऊपर यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल ट्रायल्स चलाए जाएंगे और उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है कि ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि वैक्सीन की सप्लाई किया जा सके। यहाँ पे आप देख पाओगे इस तरीके से कुछ ये नजर आएगा वैक्सीन के साथ, जो वैक्सीन की डिलीवरी होगी ड्रोन्स के थ्रू। अब ये जो चीज है, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन एंड डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, इन्होंने ग्रांट किया एक कंडीशनल एग्जाम्पशन। देखो ये किस चीज का एग्जाम्पशन है मैं भी आपको बताऊंगा आगे। फिलहाल यहाँ पर आपको एक छोटी सी चीज ये याद रखनी है कि जो गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना है वो कंडक्ट कर रही है एक एक्सपेरिमेंट किन ड्रोन्स का? BVLOS ड्रोन्स का। तो आपको ध्यान रखना है जो ये ड्रोन्स हैं ये दो टाइप के देखने को मिलेंगे। एक देखने को मिलेगा BVLOS, दूसरा देखने को मिलेगा VLOS। जो BVLOS है इसकी फुल फॉर्म है बियॉन्ड विजुअल लाइन ऑफ साइट और दूसरा है विजुअल लाइन ऑफ साइट। नाउ BVLOS के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने को बोला है ताकि इन ड्रोन्स का इस्तेमाल करके हम लोग वैक्सीन की डिलीवरी कर सकें। उसके बाद देखो यहाँ पर कुछ रूल्स हैं। कौन से रूल्स हैं? अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम रूल्स, जो कि ड्रोन्स वगैरह के लिए देखने को मिलते हैं। अब इसमें से हटकर यहाँ पर जो सरकार है उसने बोला है कि इस रूल से हटकर आप लोगों को ड्रोन के ऊपर एक्सपेरिमेंट करना है ताकि ड्रोन से वैक्सीन को डिलीवर किया जा सके और कोविड-19 पैंडेमिक से आज के टाइम पर लड़ा जा सके। तो पिछले महीने जो गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना है
इसको ग्रांट किया गया, एक तरीके से इसको यहाँ पर इस रूल से हटकर कुछ छूट दी गई। इससे बोला गया कि आप ट्रायल करो ड्रोन्स को लेकर, और कौन से ड्रोन्स का, वीएलओस ड्रोन्स का। तो मैंने भी आपको बताया 2 टाइप्स के ड्रोन्स देखने को मिल जाएंगे, एक बीवीएलओस, दूसरे वीएलओस। नाउ यहाँ पर उसी को लेकर बातचीत करी गई है कि कोविड-19 वैक्सीन के लिए बेसिकली ड्रोन्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा सके, ताकि हम लोग वैक्सीन को अच्छी तरीके से डिलीवर कर पाएं। क्योंकि कोविड में हम पास में भी नहीं जा सकते किसी के, तो ये एक बढ़िया ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। नाउ ये जो ड्रोन को फैलाने का प्रोसेस है, इसको और तेजी से बढ़ाने के लिए यहाँ पर और भी ट्रायल्स जो हैं, आप कह सकते हो स्टार्ट कर दिया जाएगा मई की एंड से। तो इसी मई की एंड से ये सब चीजें स्टार्ट हो जाएंगी, और जो है 1 साल तक, 1 साल का पीरियड ऑफ टाइम दिया गया है, इसमें ये सारी चीजें चलती रहेंगी। और उसके बाद यहाँ पर जो 20 कंसोर्शिया, मतलब कि एक तरीके से जो इंडिविजुअल कंपनीज, आप कुछ भी कह सकते हो, जो 20 कंपनीज वगैरह, इंस्टीट्यूशंस वगैरह जो भी होंगे, इन सबको परमिशन दी गई थी कि आप लोग भी इन बीवीएलओस ड्रोन्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करो, ताकि हम लोग एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकें और कोविड पैंडेमिक से लड़ सकें। ओके, सिंपल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर बात करी गई है कोविड बीप के बारे में। तो आप देख पाओगे, जब हमारी कंट्री के अंदर लगातार कोरोना के केसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, 4 लाख के आसपास डेथ हुई है एक दिन के अंदर, सॉरी 4,000 के आसपास डेथ हुई है एक दिन के अंदर, 4 लाख के आसपास केसेस देखने को मिले हैं। तो उसी की बीच में जो हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ एटॉमिक एनर्जी हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने वापस से रिकॉल किया है कोविड बीप को लॉन्च करने के लिए। देखो, कोविड बीप को, ये जो मशीन है, इसको लॉन्च किया गया था 2020 जून में। तो उसी को वापस से रिकॉल किया गया है, ताकि हम लोग इस पैंडेमिक से आज के टाइम पर लड़ सकें। तो ये जो कोविड बीप है, ये एक सिस्टम आपको देखने को मिलेगा, जिसको बनाया गया है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी डीएई के द्वारा। इन्होंने भी अकेले नहीं बनाया है, इन्होंने कोलेब्रेशन किया किसके साथ? आईआईटी हैदराबाद के साथ एंड एसिक मेडिकल कॉलेज ऑफ हैदराबाद के साथ। साथ ही साथ यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसमें क्या है, इसको बनाते ही भारत का ये पहला खुद का इंडिजीनियसली कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब कि सस्ता, साथ ही साथ वायरलेस फिजियोलॉजिकल पैरामीटर मॉनिटरिंग सिस्टम देखने को मिला, जो कि कोविड-19 को ट्रैक करेगा, कोविड-19 की चेकिंग करेगा। तो ऐसा यहाँ पर सिस्टम को डेवलप करा गया, और इंडिया का ये पहला खुद का बनाया हुआ सिस्टम है। तो इसके बारे में आपको एक छोटा सा आइडिया रखना है। आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे बात करी गई है कबसुरा कुदिनीर के बारे में। तो देखो, आज के टाइम पर जब हम कोविड-19 से लड़ने के लिए उसके वैक्सीन्स के ऊपर काम कर रहे हैं, इंडिया के अंदर आप देख पाओगे 2 से 3 वैक्सीन्स हैं जो कि आज के टाइम पर दी जा रही हैं। वैक्सीनेशन को स्पीड अप किया जा रहा है। उसी बीच पे क्या हुआ है, एक देख पाओगे जो ड्रग की तरह काम करेगा, मेडिसिन की तरह काम करेगा कबसुरा कुदिनीर। तो इसको आयुष मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। आयुष मिनिस्ट्री ने बोला कि इसका नेशन वाइड में डिस्ट्रीब्यूशन कैंपेन चलाया जाएगा, ठीक है? एक तरीके से इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। आयुष 64 और साथ ही साथ कबसुरा कुदिनीर को, जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे, क्योंकि इसके ऊपर ट्रायल्स हुआ है। ट्रायल्स होने के बाद पता ये चला कि जो कोविड की सेकेंड वेव है, उससे लड़ने में ये ड्रग हमारी मदद करेगा, उसके बारे में बताया गया है। नाउ देख पाओगे, जो ये ड्रग है, इसकी जो एफिकेसी है वो प्रूवन है। एक तरीके से जो क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह हैं वो सभी कंडक्ट कर चुके हैं हम लोग। उसके बाद इसकी एफिकेसी बताई गई है, काफी बेहतरीन तरीके से ये ड्रग काम करता है। यहाँ पे आप देख पाओगे जो कबसुरा कुदिनीर है, एक सिद्ध मेडिसिन है, और यहाँ पर आप देख पाओगे इसको ऊपर क्लिनिकल ट्रायल्स वगैरह हो चुके हैं, और जो है यहाँ पर एक बेहतरीन मेडिसिन यहाँ पर ये बोली जाएगी। तो इसी को लेकर बोला गया है कि एक नेशन वाइड डिस्ट्रीब्यूशन कैंपेन को लॉन्च किया गया, कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा और कोविड के सेकेंड वेव से लड़ा जाएगा। ओके, नाउ जो ये कबसुरा कुदिनीर है, इसको इंक्लूड किया गया है गाइडलाइंस ऑफ सिद्ध प्रैक्टिशनर्स। जो सिद्ध प्रैक्टिशनर्स हैं, उनकी गाइडलाइंस में भी इसको इंक्लूड किया गया है। वो अगर आपको कोई गाइडलाइंस वगैरह देंगे भी, तो उसके अंदर ये मेडिसिन की चर्चा हुई भी होगी, ताकि सभी लोग इस मेडिसिन के बारे में जान सकें और इसको अवेल करें, ताकि कोविड से वो लोग आज के टाइम पर लड़ सकें। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे बात करी गई है रोल ऑफ सिविल सोसाइटी इन कोविड के बारे में। तो देखो, जहां पर आज के टाइम पर कोविड देख पाओगे, जैसा कि लगातार कोविड से रिलेटेड आर्टिकल आ रहे हैं, तो उस बीच सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम देखने को मिली है, वो हम लोग को देखने को मिली है ऑक्सीजन क्राइसिस से रिलेटेड। ऑक्सीजन की कमी की वजह से काफी सारे लोगों की डेथ हुई है।
तो यहाँ पर बहुत सारी आप कह सकते हो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मिलकर, मतलब कि जिनका मकसद प्रॉफिट कमाने का नहीं होता, तो वो सभी मिलकर काम कर रहे हैं ताकि जो ऑक्सीजन है उसकी सप्लाई हम लोग अपने नेशन के अंदर कर सकें और सभी लोगों को ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी प्राप्त करवा सकें, ताकि जो है ये जो ऑक्सीजन की कमी से लोगों की डेथ हुई है वो ना देखने को मिले। यहाँ पे आप देख पाओगे कौन कौन है उसमें। एसीटी ग्रांट है, स्वस्थ अलायंस है, तो मैं भी आपको बताऊंगा ये कौन कौन है। फीडिंग इंडिया है। तो बेसिकली ये तीन लोग हैं जिन्होंने हमारे कंट्री को 50,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स डोनेट करे हैं, और यहाँ पे मई में ये सब एक तरीके से पूरा डोनेट कर दिया जाएगा ताकि आज के टाइम पर ऑक्सीजन क्राइसिस की वजह से किसी की भी डेथ ना हो। यहाँ पे आप देख पाओगे इंडिया आज के टाइम पर कोविड का जो सेकेंड वेव है उसके मिडिल वाले एरिया में देखने को मिलेगा, और उसको जरूरत भी है कि जो हॉस्पिटल्स है उसके अंदर ऑक्सीजन की एक प्रॉपर सप्लाई हो, ताकि आज के टाइम पर जो डेथ हो रही हैं उनको हम लोग रोक सकें। नाउ लोगों की जान बचाने के लिए जो एसीटी है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है आप कह सकते हो, जिनका प्रॉफिट कमाने का मकसद नहीं होता है। उसी के साथ स्वस्थ अलायंस है, ये भी नॉट फॉर प्रॉफिट अलायंस है। ओके, फीडिंग इंडिया है, ये भी नॉट फॉर प्रॉफिट है, जो कि जोमेटो के द्वारा रन किया जाता है। तो इन सब ने मिलकर एक छोटी सी कोशिश की है और काम ये किया है कि जो 50,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हैं, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स क्या होते हैं? ये होते हैं एक इक्विपमेंट। इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन को अलग से फिल्टर कर लिया जाता है और जो पेशेंट्स होते हैं उनको वो प्योर ऑक्सीजन प्रोवाइड करवा दी जाती है। नाउ इस ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करी गई है इन तीनों के द्वारा। नाउ ये जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हैं इनको डोनेट किया जाएगा इंडिया में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। कितने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर? 50,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। और किन किन को डोनेट किया जाएगा? जो वेरियस पब्लिक हेल्थ इंस्टीट्यूशंस है उनको, साथ ही साथ जो एनजीओज हैं उनको, जो कि पब्लिक हेल्थ के लिए काम करते हैं, उन सबको ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। नाउ ये जो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हैं ये डोनेट करेंगे, आप कह सकते हो कि वो डोनेट किए जाएंगे इस मई के महीने में। तो एक छोटा सा ये भी बताया गया है। नाउ कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, वो क्या है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि जो एसीटी ग्रांट है ये एक संगठन है इंडियन स्टार्टअप्स का। ओके, उसी के साथ जो ये स्वस्थ अलायंस है वो क्या है? ये भी एक संगठन है। इसके अंदर 150 से भी ज्यादा हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस आपको देखने को मिल जाएंगी, जो भी हमारी कंट्री के अंदर है वो सब मिलकर आपस में काम करती हैं, और ये प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती हैं, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, रूरल हेल्थ एनजीओज, इंश्योरर्स, हेल्थ टेक, मेडिटेक और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि बिना प्रॉफिट के यहाँ पर हमारी कंट्री के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। जो फीडिंग इंडिया है, अगेन ये भी एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जोमेटो के द्वारा यहाँ पर आप कह सकते हो ओन करी जाती है, और इसने भी कहीं ना कहीं हेल्प करी है ताकि जो प्रॉब्लम ऑफ हंगर है उसको रिड्यूस किया जा सके। ये इसका मेन मकसद रहता है। नाउ आते हैं आज के लास्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर बात करी गई है पिच स्लाइडिंग के बारे में। तो ये पिच स्लाइडिंग क्या होता है मैं भी आपको बताऊंगा। तो देखो, जो आईपीएल मैचेस हैं, इंडियन प्रीमियर लीग, उसके बीच में ये पिच स्लाइडिंग देखने को मिला है, और दो लोगों को पकड़ लिया गया है इसी बीच में पिच स्लाइडिंग करते हुए। ये क्या है मैं भी आपको आगे बताऊंगा, अच्छे से आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। नाउ मैच चलते हुए दौरान, जो आईपीएल चल रहा है इंडियन प्रीमियर लीग, अब वैसे यहाँ पर काफी टाइम के लिए इसको अभी रोका गया है कोविड की वजह से। तो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया है, बीसीसीआई, और इन्होंने यहाँ पर आप कह सकते हो नेप्ड पकड़ लिया है दो लोगों को, क्योंकि वो दो लोग पिच साइडिंग और कोर्ट साइडिंग कर रहे थे। नाउ ये दोनों कॉन्सेप्ट क्या है, ये इंडिया के अंदर लीगल है या इलीगल है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये आर्टिकल आपको इंडियन एक्सप्रेस के अंदर देखने को मिल जाएगा। नाउ जो ये पिच और कोर्ट साइडिंग है, इसका मतलब है, देखो, मान लो कि कोई पर्सन है जो कि स्पोर्ट्स जहां पर चल रहा है, इस स्टेडियम के अंदर ही खेल चल रहा है, तो ये पर्सन इस स्टेडियम में बैठकर ये मैच देख रहा है, ओके, उस वेन्यू में, और साथ ही साथ ये बाहर दूसरे वाले बंदे को अपडेट देता रहता है मैच की। ओके, और सामने वाले बंदे ने किसी और से शर्त लगा रखी है, बैट लगा रखी है उस मैच की, तो यहाँ पर इसके पास सारी अपडेट आती रहती हैं कि अब क्या होगा नेक्स्ट बॉल में। तो ये लोग शर्त लगा रहे हैं कि नेक्स्ट बॉल में क्या होगा। अब जो ये बंदा है, इसके पास अपडेट जो है 2 से 3 सेकंड पहले की आ जाती है, ठीक है, क्योंकि टेलीविजन में 1 से 2 सेकंड आपको थोड़ा सा लेट देखने को मिलेगा, टाइम गैप देखने को मिलेगा। उसी बीच में इसके पास इंफॉर्मेशन आ जाती है। तो यहाँ पर इसी चीज को कहते हैं पिच साइडिंग। तो इसके पास करेक्ट इन्फॉर्मेशन आ गई, और यहाँ पर ये करेक्ट इन्फॉर्मेशन के थ्रू अपना जो बैट है
उसको अच्छी तरीके से डील कर सकता है। ठीक है, अपने जो भी ऑड एंड एक्सेप्ट, जो भी आप कह सकते हो बैट के अंदर जो भी एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, वो अच्छे से कर पाएगा। तो ये सब चीजें देखने को मिलती हैं। नाउ दूसरी तरफ क्वेश्चन ये आता है, पिच साइडिंग का कोई यहाँ पर आप कह सकते हो मतलब नहीं है, मैच फिक्सिंग का एक टर्म होती है मैच फिक्सिंग, तो मैच फिक्सिंग से कोई रिलेशन नहीं है, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें, एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, कि जो पिच साइडिंग है क्या ये इलीगल है। देखो, बहुत सारी कंट्रीज हैं जो कि इसको इलीगल मानती हैं और बहुत सारी कंट्रीज हैं जो कि इसको इलीगल नहीं मानती। देखो, सभी कंट्रीज में ये इलीगल नहीं है, जैसे कि जो कोर्ट साइडिंग है वो इलीगल नहीं है यूनाइटेड किंगडम के अंदर और ना ही न्यूजीलैंड के अंदर। इसी तरीके से अगर हम बात करें भारत की, तो भारत के अंदर जो बैटिंग है ना वो बैन कर दी गई है, एक तरीके से बैटिंग नहीं कर सकते आप। उसी की तरीके से यहाँ पे जो ये पिच साइडिंग का काम है, ये भी एक तो बैटिंग ही हुआ एक तरीके से, तो बैटिंग को प्रमोट करना ही हुआ, तो ये भी इलीगल माना जाता है इंडिया के अंदर। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पिच साइडिंग इंडिया के अंदर इलीगल है या लीगल है, तो आप सीधा सीधा जवाब दे देना इलीगल है भाई। ओके, नाउ इसी के साथ करते हैं हम लोग अपने इस डेली करंट अफेयर वीडियो को समाप्त। आई होप आप लोगों को सभी आर्टिकल्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नाउ अगर आप लोगों गाइस इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहां से जाकर आप लोग इसको डाउनलोड करो। दूसरी चीज, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स होती हैं और आपको वो प्रॉब्लम्स पूछनी है, तो इंस्टाग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पर जाकर आप मुझे फॉलो करो और अपनी क्वेरीज मुझसे पूछो। नाउ इसको लेक्चर को करते हैं खत्म, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।